C46 अप्रत्याशित लाभ। ईसेन को जवाब में कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और वह देखने के लिए मुड़ा और चिल्लाने ही वाला था कि तभी प्रिंसिपल को देखा, जिन्होंने बस उसे घूरा और फिर बाकी छात्रों की ओर देखा और कहा, ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करो, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप सभी जहाज पर आ जाओ, उन्होंने कहा और गाड़ी की ओर चले गए और छात्र अंदर चले गए। जब वे अंदर गए तो गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। गाड़ी एक लंबे आयताकार कमरे की तरह है। एक छोर पर दरवाजा है। गाड़ी के दोनों ओर खिड़कियां हैं जो शीशे की बनी हैं और अब बंद हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि गाड़ी के अंदर सीटें नहीं हैं, बल्कि दोनों दीवारों पर उभार हैं जो उनकी जांघों की ऊंचाई पर हैं। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के पीछे एक छोटा सा विभाजन है, जिससे एक छोटा सा कमरा बन गया है जो अब बंद है। कमरे के विभाजन के ठीक सामने एक बड़ी सीट है जो काफी उत्तम चमड़े से बनी है और सीट के दोनों ओर सफेद फर के चमकते हुए कालीन लगे हुए हैं। गाड़ी में चढ़ने के बाद सभी असमंजस में दिखे कि कहाँ बैठे। सैम केंद्रीय सीट की ओर चला गया और सीट लेने के बाद जोर से सीटी बजाए। अचानक कुछ ही क्षणों में बहुत काली परछाइयां गाड़ी में दाखिल हुईं और सैम के दोनों ओर कालीन पर उतरी। वे दो पैंथर हैं। अब सैम एक शानदार काले चमड़े की सीट पर बैठा था जिसके दोनों ओर दो काले पैंथर सफेद घोड़े पर आराम कर रहे थे। उनके सुंदर नैन नक्श और तीक्ष्ण आभा से परिपूर्ण इस दृश्य को हर कोई देखता रह गया। बैठ जाएं, सैम ने फिलिप से अपने निकटतम एक उभार की ओर इशारा करते हुए कहा। फिलिप उभार की ओर चला और उसे खींचा और एक उत्तम चमड़े की सीट दिखाई दी। सीटें फोल्डेबल कुर्सियों की तरह हैं, लेकिन ऊपरी आधा हिस्सा सीधे दीवारों से जुड़ा हुआ है और निचला आधा हिस्सा ही ऐसी चीज है जिसे खींचकर सीट खोली जा सकती है। फिलिप मुस्कुराया और बैठ गया और अपने दोस्तों को इशारा किया जो अन्य छात्रों के साथ साथ सीट लेने के लिए असमंजस में थे, जिसका उन्होंने पालन किया। जल्द ही छात्रों ने सिटी लॉर्ड और प्रिंसिपल सहित एक के बाद एक सीटें ले लीं। एकमात्र बात यह है कि दाईं ओर की गाड़ी की दीवार की सीटें बाईं ओर की गाड़ी की दीवार की सीटों के सामने हैं। एक ने देखा और हम आसानी से कह सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से निजी गाड़ी है और सैम ने मेजबान की सीट ली और बाकी उसके मेहमान हैं। ये बात प्रिंसिपल और सिटी लॉर्ड सहित सभी लोगों को महसूस हुई, लेकिन उन्होंने भी चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। वहां अभी भी केवल 3 लोग खड़े हैं और वे ईसेन और उसके 2 अधीनस्थ हैं। उसने सैम को घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए अपने दांत पीस लिए। अब जब उसने ये देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा है। गाड़ी निश्चित रूप से सैम की है और जानवर भी। वह ईर्ष्या से जल रहा था जब उसने सैम के दोनों तरफ के ब्लैक पैंथर्स को विनम्र और नम्र अभिनय करते हुए देखा। प्रिंसिपल, मैंने सुना है कि यात्रा केवल टीम के लोगों के लिए है। मुझे यहाँ अतिरिक्त उम्मीदवार क्यों दिख रहे हैं? सैम ने दूसरों की ओर ध्यान दिए बिना ही पूछा। अचानक 4 लोग तनाव में आ गए। वे अन्य 2 प्रतिभागियों के अतिरिक्त मित्र के साथ साथ ईसेन और उसके 2 अधीनस्थ हैं। उसके दोस्त भी घबरा गए और कुछ कहने ही वाले थे कि सैम की आवाज ने उन्हें फिर रोक दिया। आप नीचे उतर सकते हैं, सैम ने उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा जो ईसेन जैसा दिखता था। इससे ईसेन क्रोधित हो गया। आप भी एक अतिरिक्त व्यक्ति लाए थे और उनके पास भी एक अतिरिक्त व्यक्ति है, उनके बारे में क्या? ईसेन ने गुस्से से लाल होकर जवाब दिया, लेकिन सैम ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने नाखून नोचते हुए बोला, शॉन मेरा दोस्त है और गाड़ी मेरी है। वह लड़का वही है जो गाड़ी चलाने में सहायता करने आया था। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? उसने एक्स्ट्रा व्यक्ति और उसके 2 दोस्तों की ओर देखा जो मुस्कुराए और कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर सिर हिलाया। ईसेन फटने ही वाला था कि बाहर से एक और आवाज आए, प्रिंसिपल सर, क्या हम अब जा सकते हैं? यह उस गाड़ी चालक की आवाज है जिसकी व्यवस्था प्रिंसिपल ने की थी, जिसने सैम और ईसेन के पीछे मौजूद अतिरिक्त आदमी पर नजर डाली। ईसेन, उससे नीचे उतरने के लिए कहो, उसने गहरी आवाज में कहा। ईसेन ने न चाहते हुए भी सिटी लॉर्ड की ओर देखा, लेकिन बाद में वह उसकी नजरों से बच गया। आप कितना चाहते हैं? ईसेन ने धीमी आवाज में सैम की ओर देखते हुए पूछा। मुझसे पैसे के बारे में बात मत करो, तुम अभी तक वहां नहीं हो, सैम ने उदासीन स्वर में कहा। ईसेन गुस्से में आग बबूला हो रहा था और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी कर दी और किसी भी समय कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सकता था। सर सैम, उनके पिता मेरे दोस्त हैं। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और उन्हें बोर्ड पर आने दे सकते हैं? मैं आपको इसका बदला जरूर चुकाऊंगा, नगर स्वामी ने सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बिना कोई उत्तर दिए बस उसकी ओर उदासीनता से देखता रहा।
फिर उसने अपनी नज़र हेली की ओर घुमाई जो अपने पिता की स्थिति से संघर्ष करती दिख रही थी और अंत में सिर हिलाया। 1500 स्पिरिट पत्थर, उसने धीमी आवाज में कहा। ईसेन ने एक खर्राटे भरी और एक चमड़े का थैला फेंक दिया जबकि सिटी लॉर्ड ने राहत की सांस ली। सैम ने बैग लिया और शॉन की ओर बढ़ाते हुए कहा, चिकित्सा के खर्चे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ईसेन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अब तक नहीं जानता था कि जैक ने अनुमान लगाया है कि वे ही उन पर कूदे थे। अब जब वह जानता था कि सैम को भी जानकारी थी, तो वह परिणामों से डर गया। जब उसने शॉन और जैक की ओर देखा तो उसे अत्यधिक पसीना आ गया क्योंकि वे उसे अत्यंत शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, मानो वे उसे फाड़ देना चाहते हों। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी और फाल्कन क्लिफ शहर की ओर जाने लगी। सैम ने खिड़की से बाहर की ओर देखा और वह तेज गति से गुजरते दृश्यों को देख रहा था, जबकि हवा उसके चेहरे के विपरीत बह रही थी। सभी लोग अनौपचारिक बातचीत में लगे हुए हैं। इस गति से हम अधिकतम 2 दिनों में शहर पहुंच जाएंगे। यदि हम सर्वोत्तम घोड़ों से जाते तो कम से कम 5 दिन लगते। प्रिंसिपल ने विपरीत दिशा की खिड़की से देखते हुए जोर से कहा। आखिरकार सीट के पास वाली खिड़की उसके सिर के पीछे है। हम रात के लिए रुकेंगे, सैम ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ईसेन ने कहा, इससे यात्रा में देरी होगी। आप क्यों रुकना चाहेंगे? सैम ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया लेकिन कुछ और ही कहा। अगर मैं गाड़ी में एक बार और तुम्हारी आवाज सुनूं तो तुम अपना खुद का परिवहन ढूंढ सकते हो। ईसेन तुरंत आक्रोश में जल गया, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल प्रिंसिपल और सिटी लॉर्ड की ओर देखा, लेकिन उन्होंने भी ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। सूरज डूबने और शाम होने पर यात्रा सुचारू रूप से चलती रही। वे शिविर बनाने के लिए एक नदी तट के पास रुके। सैम धीरे धीरे नदी की ओर चला और अपना चेहरा धोया और उसने कुछ बचा हुआ मांस निकाला और नदी में फेंकने से पहले उसे रस्सी से बांध दिया। नदी का प्रवाह धीमा है और रस्सी के कारण मांस अपनी जगह पर ही रह गया। जल्द ही मछलियों के एक समूह ने मांस को घेर लिया और सैम ने तुरंत अपनी चाल चली और उसने तेजी से अपने नंगे हाथों से एक के बाद एक मछली फेंकी। अब लगभग 1 दर्जन मछलियां किनारे पर हैं। मछलियां कम आध्यात्मिक ऊर्जा वाली सामान्य मछलियां हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना आसान था। सैम ने आग जलाई और मछली को आंच पर तिरछा कर दिया और अपने दोस्तों के साथ आग के चारों ओर बैठ गया। बाकियों ने उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं की। रात शांत थी। सैम घास पर लेट गया और उसने आकाश की ओर देखा जैसे कि ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। जब मछली के पकने की गंध आई तो उसने ऊपर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि केवल 10 मछलियां बची थीं और बाकी गायब थीं। उसने बाकी बैच को देखा और वे बस बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वह लौ की ओर चला और मछली को कटार से निकाला और फिर उन्हें पत्तों से बनी मेकशिफ्ट प्लेटों पर रख दिया। उसने प्रत्येक प्लेट में एक मछली व्यवस्थित की और बाकी 2 को वापस आंच पर रख दिया, लेकिन इस बार दूरी थोड़ी अधिक थी। उसने उन्हें अपने दोस्तों को दे दिया, लेकिन इस बार उसका ध्यान पूरी तरह से बाकी 3 मछलियों पर है। उनमें से बाकी लोगों को कुछ भी अलग नजर नहीं आया क्योंकि उन्होंने अपने समय का आनंद लिया। वह आग के पास बैठ गया और खाते समय भी बस मछली को ही देखता रहा। एक काली छाया वहां से गुजरी और उसी समय सैम गायब हुई। मछली के साथ आगे बढ़ गया। वह काली छाया के पीछे पीछे जंगल की ओर चला गया। उसकी अचानक की गई हरकतों ने सभी को सतर्क कर दिया और जैसे ही जैक अपनी चाल चलने वाला था और उसका पीछा करने ही वाला था, प्रिंसिपल ने उसे रोक दिया और कहा, वह तर्कहीन नहीं है। अगर वह जल्दी नहीं आता है तो मैं जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा, उन्होंने कहा, जबकि उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में सैम गया था। आइजेन भी इसी तरह देख रहे हैं, लेकिन उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। उसे उम्मीद है कि सैम के साथ कोई दुर्घटना होगी। आखिरकार जब रात होती है तो जंगल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस बीच सैम को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। वह अपनी पूरी ताकत से छोटी काली छाया का पीछा करते हुए दौड़ रहा है, जो अत्यंत तीव्र गति से इस प्रकार आगे बढ़ रही है मानो वह अंधकार का ही एक भाग हो। सैम ने उसकी ओर छलांग लगाए और अंततः उससे पकड़ लिया क्योंकि वह जमीन पर लुढ़क गया और एक पेड़ से उल्टा टकरा गया। उसने तुरंत उठकर इधर उधर देखा और यह जानकर कि यहाँ आसपास कोई नहीं है और अपनी शर्मनाक स्थिति नहीं देखी तो उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ में चीख चीख जैसी आवाज आए और उसने देखा तो एक बैंगनी काला दिखने वाला चूहा था जो सामान्य चूहे से 3 गुना बड़ा था। छाया चूहा। सैम ने जैसे ही उसे देखा तो बुदबुदाया और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। उसे लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो।
क्योंकि चूहे की प्रजाति विलुप्त हो जानी चाहिए या पशुशाला में यही लिखा है। वह चूहे को देख रहा है क्योंकि उसकी पकड़ अनजाने में उस पर मजबूत हो गई है। चीख चीख, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। उसके मन में एक आवाज गूंजी। सैम को होश आया और उसने चूहे की ओर देखा और सुनहरे सूर्य कौवे की अपनी आभा छोड़ी। चूहा तुरंत कांप उठा और उसने आवाजें बंद कर दी। फिर सैम ने चूहे में आध्यात्मिक ऊर्जा भरकर उसका पूरा अवलोकन करना शुरू किया और फिर वह आश्चर्यचकित हो गया। ये शुद्धतम रक्त रेखा वाला छाया चूहा नहीं है। रक्त रेखा में विभिन्न अशुद्धियां हैं। उसने मन ही मन सोचा। रक्तरेखा का निरीक्षण करने का तरीका रक्त रेखा के विकास और परिशोधन से है जो लिंग तियान ने उसे दिया था। चीख चीख, तुम कौन हो? छोटे चूहे की आवाज फिर से उसके दिमाग में आए और सैम ने उसे देखा और बोला, तुम्हारा गोत्र कहाँ है? उसने चूहे की ओर देखते हुए पूछा। यह माउस शुरुआती स्तर 2 पर है, लेकिन यह अभी भी उसके जितना ही तेज है। निस्संदेह यह अधिकतर इस तथ्य पर निर्भर है कि यह रात का समय है। चीख चीख, केवल 10 लोग बचे हैं। सभी मर चुके हैं। हम जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे और एक सांप जैसे जानवर ने हम पर हमला कर दिया। हम में से केवल 10 ही बच पाए। आवाज धीमी थी और सुनने में अजीब थी, लेकिन सैम को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने चूहे की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसके रहस्यों को जानना चाहता हो। किसी कारण से चूहा सैम की नजर से डर गया। यह नहीं पता था कि इसने इतना कुछ क्यों कहा, लेकिन यह जानता था कि सारी जानकारी ऐसे सामने आए जैसे कि यह वृत्ति के आधार पर किया जाने वाला सही काम था। सैम ने सोचने से पहले चूहे की ओर देखा और कहा, मुझे अपने स्थान पर ले चलो। उसने कहा और एक आदमी और चूहा उस स्थान पर चले गए जहां एक विशाल पेड़ और उसकी जड़ों में एक बिल था। जल्द ही वहां कुल मिलाकर 10 चूहे आ गए और उन्होंने भयभीत भावों से सैम की ओर देखा। छाया चूहे एक ऐसी प्रजाति है जिसमें लगभग कोई युद्ध शक्ति नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक विशेष रक्तरेखा क्षमता होती है जिसके कारण वे अंधेरे में बहुत छिपकर चल सकते हैं और वे छाया के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये तथ्य न होता कि चूहे ने खुले तौर पर मछली चुराने का फैसला किया, तो अपनी तीव्र इंद्रियों के साथ भी सैम उसकी उपस्थिति को नहीं पकड़ पाता। आपकी जनजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है और आप अंतिम 10 लोग हैं जो जीवित बचे हैं। आपकी वंशावली अशुद्धियों से भरी हुई है। मैं आपको एक प्रस्ताव दूंगा। मैं आपकी वंशावली को विकसित और शुद्ध कर दूंगा और आपको बिल्कुल भी डर में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें आवश्यक भोजन उपलब्ध कराऊंगा। तुम्हें बस मेरे निर्देशों का पालन करना है। सैम ने कहा कि उन्होंने गोल्डन सन कौवे की मौलिक आभा को बढ़ाया, जो स्पष्ट रूप से छाया चूहों की तुलना में उच्च श्रेणी की है। दरअसल छाया चूहे बहुत बुद्धिमान प्रजाति होते हैं, इसलिए वे बिना किसी युद्ध क्षमता के इतने समय तक जीवित रहने में सक्षम थे। वास्तव में इन चूहों के लिए उसके पास कई उपयोग हैं। चूहे एक दूसरे की ओर देखते थे और रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। सैम ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। चीख चीख, हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? एक चूहे ने चर्चा को अचानक रोकते हुए कहा। सैम ने केवल उपहास किया। तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकूं? तुम लोग देर सबेर इस जंगल में मर जाओगे। तुम्हारे पास कोई युद्ध क्षमता नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं, लेकिन तुम्हारी क्षमताओं का कुछ उपयोग मेरे लिए है, जो वास्तव में मैं कुछ और प्रयासों के साथ अपने दम पर काम कर सकता हूं। यहां तक कि मैं तुम्हारी जिंदगी भी चाहता हूं। मैं अभी तुम लोगों को मार सकता हूं और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी प्रजाति नहीं चाहिए। विलुप्त होने के लिए बहुत कीमती है, इसे ले लो या छोड़ दो। चीख चीख, हम अंदर हैं। जिस चूहे को शुरू में सैम ने पकड़ा था उसने खत्म होते ही कहा। सैम ने तुरंत उनके साथ जानवरों को वश में करने का अनुबंध समाप्त कर दिया, जो कि यानवों के साथ किए गए अनुबंध से पूरी तरह से अलग है। उसने सभी चूहों को दिव्य आयाम में रखा और उन्हें भोजन दिया, जिसके बाद वह शिविर की ओर चल दिया, जहां इस समय तक प्रिंसिपल जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे थे। उसे सही सलामत वापस आता देख सभी ने राहत की सांस ली। खैर, एक को छोड़कर बाकी सभी। विकर्स। सैम ने गाड़ी में प्रवेश किया और विभाजन को गिरा दिया, जो एक बिस्तर था जिसके नीचे एक कांच था और ऊपर और लंबवत खड़ा था। विभाजन के पीछे एक और बड़ा बिस्तर है जो कम से कम 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। सैम ने महिलाओं को बिस्तर की पेशकश की और वह विभाजन बिस्तर पर सो गया। फिलिप, जैक, शॉन अतिरिक्त गेंदों पर सोए और फर्श पर सोए। दूसरी लड़की, जो उनसे परिचित नहीं है, वह भी एक अतिरिक्त गद्दा लेकर कुछ दूरी पर सो गई और बाकी लोग बाहर अकेले रह गए। सैम ने उनसे ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि उनकी सोने की क्या योजना है और वह बस अपने बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से दृश्य देखते हुए नींद में डूब गया।
अगले दिन सुबह सभी लोग जल्दी उठे और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यदि वे तेजी से यात्रा करें तो वे शाम तक शहर पहुंच सकते हैं। यात्रा सुगम है क्योंकि कोई दुर्घटना नहीं है। सैम बस चुप रहा क्योंकि उसने फाल्कन क्लिफ शहर में क्या करना है और यानवू के संदेश के बारे में सोचा। वह देखना चाहता है कि यानवू कैसा कर रहा है। अपने विचारों के साथ समूह अंधेरा होने से पहले शहर में पहुंच गया। वे शहर के गेट पर रुके और स्टारवुड सिटी का स्वामी गार्डो के पास गया और उन्हें दिखाने के लिए एक पत्र निकाला। गार्डो ने पत्र की जांच करने के बाद उन्होंने असाधारण गाड़ी को देखा और काफी आश्चर्यचकित हुए। जाहिर है ये लोग एकमात्र शहर नहीं है जो यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी गाड़ी के घोड़ों जैसे लेवल 2 जानवरों के साथ इतना असाधारण प्रवेश करते नहीं देखा था। उन्होंने एक आह भरी और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। सैम ने खिड़की से शहर को देखा और काफी आश्चर्यचकित हुआ। इस फाल्कन क्लिफ शहर की रहने की स्थितियां स्टारवुड शहर से कहीं बेहतर हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह शहर स्टारवुड शहर से लगभग 4 गुना बड़ा है। प्रिंसिपल ने एक सड़क की ओर रास्ता दिखाया जो सरायों से भरी हुई है और उनमें से कुछ को टूर्नामेंट के प्रतियोगियों के लिए बुक किया गया है। जब उन्होंने निर्दिष्ट सराय में प्रवेश किया और आवश्यक दस्तावेज दिखाए तो परिचारक ने उन्हें उनके संबंधित कमरों में निर्देशित किया। लेकिन जब उन्होंने कमरे देखे तो वे अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। कमरे संकीर्ण हैं और वे सैम की गाड़ी से 1/3 भी बड़े नहीं हैं और प्रिंसिपल और सिटी लॉट को छोड़कर सभी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक कमरा साझा करना पड़ता है। सैम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से प्रिंसिपल की ओर देखा। प्रिंसिपल ने माफी मांगी और मैनेजर को ढूंढने चला गया और कुछ देर बाद उदास चेहरा और अपने साथ एक बॉक्स लेकर वापस आया। प्रबंधक ने कहा कि सराय पूरी तरह से आवंटित कर दी गई है और हमारे पास केवल ये कमरे बचे हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ये वे टोकन हैं जिनकी आपको यहाँ रहने के दौरान आवश्यकता है, उसने कहा और बक्सा खोलकर टोकन दे दिए। 1 से 10 तक की संख्या वाले 10 टोकन हैं और 2 टोकन पर पर्यवेक्षक शब्द है और 5 टोकन पर अतिरिक्त शब्द है। सभी टोकन पर स्टारवुड सिटी लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को टोकन वितरित किए और उन छात्रों को अतिरिक्त टोकन वितरित किए जो टीम का हिस्सा नहीं है, जबकि उन्होंने और सिटी लॉर्ड ने पर्यवेक्षक टोकन ले लिया। प्रत्येक छात्र ने अपने अपने टोकन ले लिए जो उनके कमरबंद पर रखे जा सकते हैं। जब उसने एक लिखे अपने टोकन को देखा तो ईसेन बहुत गौरवान्वित लग रहा था। उसने सैम, जो टोकन नंबर 10 की जांच कर रहा है, पर गर्व और तिरस्कार भरी नजर डाली जिसे सैम ने स्वीकार किए बिना ही नजरअंदाज कर दिया। सैम ने टोकन को देखा और इसे एक सामान्य स्टोरेज रिंग में संग्रहित करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा। फिर उसने बैज को कोट के अंदर लटका दिया और फिर बाहर की ओर चलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिंसिपल ने ध्यान देते ही पूछा। बस चारों ओर देखने के लिए, उसने कहा और बिना पीछे मुड़े प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी नज़र अन्य लोगों पर पड़ी जो दूसरे शहर के लग रहे थे और जब उसने खुले दरवाजों से कमरे की ओर देखा तो अंतर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग कमरे हैं और कमरे साफ सुथरे और विशाल हैं। वह रिसेप्शनिस्ट के पास गया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतियोगियों के लिए कितनी सराय बुक है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, 3 सराय बुक हैं, एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर। सैम ने धन्यवाद दिया और सड़क की ओर देखने के लिए चला गया। सड़क के दोनों ओर सराय हैं और प्रत्येक सराय में लगभग 20 से 25 कमरे होंगे। वह उस सराय की ओर चला गया जिसे छात्रों ने नहीं लिया था और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या कोई कमरा बचा है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे थोड़ा आकार दिया और पूछा, क्या आप टूर्नामेंट के लिए अन्य शहरों से आए छात्र हैं? सैम ने सिर हिलाया। फिर, हम आपको कमरा नहीं दे सकते। सर अर्लो का आदेश है कि कमरे दूसरे शहरों के उम्मीदवारों या पर्यवेक्षकों को नहीं दिए जा सकते। अगर हम ऐसा करते हुए पकड़े गए तो हमें हमारी सराय मिल जाएगी मुहरबन। जवाब पर सैम ने भौहें चढ़ा ली। क्यों? उसने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को भी नहीं पता। सैम बाहर आया और आवंटित सराय की ओर चल दिया। इस बार स्टारवुड शहर से सभी लोग भोजन के लिए भोजन क्षेत्र में आ रहे हैं। सैम ने उनका सामना किया और भोजन में शामिल हो गया, लेकिन जब वे डाइनिंग एरिया में दाखिल हुए तो उन्हें बाहर ही रोक लिया गया और कुछ देर तक अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि डाइनिंग रूम भर गया है। उन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया जब तक कि अन्य लोग भोजन कक्ष के बाहर नहीं आ गए और जब वे अंदर गए और सीट ले ली तो उन्हें केवल कुछ दलिया परोसा गया। उन सभी ने भौहें चढ़ा ली और वेटर से पूछा, जिसने उत्तर दिया, व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है। 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई सामग्री नहीं बची है' 'व्यंजन खत्म हो गए हैं और कोई साम
मुझे आपकी समझ की आशा है। यद्यपि उनके साधना स्तर के अनुसार वे कुछ समय तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, फिर भी उन्हें उपचार के प्रति आक्रोश महसूस हुआ। सैम ने प्रिंसिपल और स्टारवुड सिटी लॉर्ड की ओर देखा और पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि अर्लो कौन है? प्रिंसिपल को उलझन महसूस हुई और उसने अपना सिर हिलाया, जबकि सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी भौहें उदास हो गईं। सैम समझ गया और उसने कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। जब फिलिप और अन्य लोग उसका पीछा करने वाले थे तो उसने उन्हें रोका और कहा कि वह थोड़ी देर में आएगा। वह गाड़ी के पास गया और बैलों और पैंथर्स के साथ सब कुछ दिव्य आयाम में संग्रहित कर लिया। जब पास में कोई नहीं था और भोजन कक्ष में वापस चला गया और फिलिप और उसके दोस्तों को देखा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। आप लोग कैसे हैं? उसने दो अधेड़ उम्र के व्यक्तियों की ओर देखे बिना उनसे पूछा। फिलिप, जैक, शॉन, फ्रेया, हेली, केली ने सिर हिलाया। उसने सिटी लॉर्ड की ओर देखा और कहा, प्रतियोगिता कितने दिनों की है? अब से 1 सप्ताह बाद फाल्कन क्लिफ अकादमी में। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। हम जा रहे हैं। प्रतियोगिता के दिन हम आपसे मिलेंगे। हर दिन हम में से कोई एक यहाँ आएगा और यदि आपके पास कोई संदेश हो तो आप उसे भेज सकते हैं। सैम ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ईसेन ने 2 पर्यवेक्षकों से पहले भी पूछा। सैम ने परेशान नहीं किया और इस बार प्रिंसिपल ने पूछा, सैम तुम कहाँ रुकोगे? अगर हम दूसरी सराय में जाएं तो कैसा रहेगा? सैम ने अपना सिर हिलाया और कहा कि जब वह कमरा ढूंढने गया तो क्या हुआ? उसने सिटी लॉर्ड की ओर देखा और कहा, आप अपनी गंदगी स्वयं साफ कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम मैं नहीं भुगतना चाहता। वो फिर घूमा और जब वह जाने वाला था तो ईसेन चिल्लाया, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं। सैम रुका और ठंडी और तीखी नजर से उसकी ओर देखा। उसे देखते हुए ईसेन ने जारी रखा, तुम्हें क्या लगता है अब तुम कहाँ रह सकते हो? तुमने कहा था कि वे हमारे लिए कोई कमरा नहीं दे रहे हैं। सैम ने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि मैं सराय जा रहा हूं? मैं अपने घर जा रहा हूं। तुम्हारा यहाँ घर कैसे हो सकता है? ईसेन के एक अधीनस्थ ने उससे पूछा। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में होगा। इस बार वह नहीं रुके और बिना पीछे देखे अपने समूह के साथ निकल गए। प्रिंसिपल ने अपना सिर हिलाया और बाकी लोगों को उनके कमरे में ले गए। अब जब 7 लोग चले गए तो अधिक जगह हो गई और उनमें से कुछ को सोने के लिए एकल कमरे मिल गए। सैम और उसका समूह सड़कों पर चल रहे हैं और वे हलचल भरे शहर को देख रहे हैं जो स्टारवुड शहर से कई गुना अधिक जीवंत है। वे एक दुकान तक पहुंचने से पहले सड़कों पर और एक बेतरतीब रेस्तरां में घूमते रहे। ये स्थान एक गिरवी रखने की दुकान है। सैम ने सड़कों पर घूम घूम कर पता लगाने के लिए कहा कि वह कहाँ घर खरीद सकता है और ज्यादातर लोगों ने केवल एक ही बात कही, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खरीदना चाहते हैं, आप इसे विकस शॉप में पा सकते हैं। दिशा निर्देश जानने के बाद वह अंततः वहां पहुंच गया। दुकान बहुत बड़ी है। ये लगभग उनकी नदी किनारे की हवेली के आकार का है। सैम समूह के साथ दुकान के अंदर चला गया और प्रवेश करते ही आश्चर्यचकित रह गया। अनगिनत चीजें हैं, हथियार, कलाकृतियां, जानवरों के अवशेष, शव, विशेष खजाने। दुकान में लगभग हर तरह की चीजें हैं। वहां एक काउंटर है जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आलस्य से बैठा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चमकदार लाल पोशाक पहनी हुई है और उसकी आंखें बंद हैं जैसे कि वह ऊँग रहा हो। उनकी छोटी दाढ़ी और मूंछें हैं। उसकी त्वचा कांस्य है और उसके चेहरे पर एक शरारती आकर्षण है। वे धीरे धीरे काउंटर की ओर चले और जैसे ही वे उसे जगाने वाले थे, वह तुरंत उठा और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसने सैम और उसके समूह को देखा उसकी आंखें चमक उठीं। विकर्स की दुकान में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप जो भी चाहें, अगर वह फाल्कन क्लिफ सिटी के परिसर के पास उपलब्ध है तो आप उसे खरीद सकते हैं। हम न केवल पैसे स्वीकार करेंगे बल्कि खजाने के साथ व्यापार भी करेंगे। फिर उसने सैम की ओर देखा और उसका नाप लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मुझे एक घर चाहिए, सैम ने भावशून्य और ठंडे स्वर में कहा। ओह, आप सही व्यक्ति के पास आए हैं। आप किस तरह की जगह चाहते हैं? शांत, शांतिपूर्ण और विशाल। अगर यह किसी सुनसान जगह पर भी हो तो भी ठीक है। आहा, मेरे पास आपके लिए एक आदर्श स्थान है। कृपया मेरा अनुसरण करें, उसने कहा और काउंटर से बाहर आ गया। वह समूह को शहर के बाहरी इलाके तक ले गया। इस स्थान के आसपास कोई घर नहीं है और झील के साथ एक बड़ा प्रांगण है। हवेली बड़ी है और इसमें कई कमरे हैं।
लेकिन रंग थोड़ा फीका लग रहा था, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ किसी को रुके काफी समय हो गया है। क्या आपके पास कोई और जगह है? सैम ने विकर्स से पूछा। हाँ, वास्तव में अभी यही एकमात्र जगह उपलब्ध है, सैम ने जवाब पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। तो ठीक है, मैं ले लूंगा। कितना? आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं? 35,000 स्पिरिट पत्थर। सौदा। जैसे ही सैम ने प्रस्ताव रखा, वह सहमत हो गया। सैम इस हरकत से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्पिरिट पत्थर निकाले और भुगतान किया। तुम्हें दुकान पर आना होगा बैनामे के लिए, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सैम ने उत्तर दिया और अपने दोस्तों से कहा। तुम लोग अंदर जाओ और अपने कमरे चुन लो, बस मेरे लिए पढ़ाई वाला एक कमरा छोड़ दो। फिर वह विकास के साथ चल दिया। जब वे दुकान पर पहुंचे तो विकास एक कमरे के अंदर चले गए, जबकि सैम काउंटर के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद विकास एक स्क्रॉल लेकर बाहर आए और लेनदेन पूरा हो गया। सैम ने विलेक को देखा और सिर हिलाया, लेकिन नहीं गया। वह कुछ सोच रहा था और आखिरकार उसने पूछा, आपने कहा था कि मैं कुछ भी तब तक खरीद सकता हूं जब तक वह फाल्कन क्लिफ सिटी के पास से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? बेशक, कुछ भी, विकास ने शरारती लहजे में जवाब दिया। सैम ने बिना उत्तर दिए बस उसकी आंखों में देखा। इस आदमी के बारे में कुछ बात उसे असहज महसूस करा रही है, लेकिन उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। बेचैनी इसलिए है क्योंकि वह उसके आर पार देख ही नहीं पा रहा था। उसकी ताकत, उसका स्तर, उसकी उम्र, सब कुछ एक रहस्य लग रहा था। मुझे जानकारी चाहिए, सैम ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा। जरूर, आप क्या जानकारी चाहते हैं? शहर में भूमिगत संगठनों के बारे में। मुझे उनके नाम, ताकत और व्यवसाय के प्रकार की आवश्यकता है। सौदा किया जा सकता है सैम, लेकिन जानकारी सबसे महंगी चीजों में से एक है जिसे आप खरीद सकते हैं, विकास ने कहा। कितना? 5,000 स्पिरिट पत्थर। सैम ने कुछ नहीं कहा और पत्थर मेज पर रख दिए। ये देखकर विकास बस मुस्कुरा दिए और बोले, जानकारी कल आपके दरवाजे पर पहुंचा दी जाएगी। क्या आपको कुछ और चाहिए? डार्क एलिमेंट स्पिरिट स्टोन्स, सैम ने धीमी आवाज में कहा। ओह, यह अप्रत्याशित है। मैंने सोचा कि आप आग और प्रकाश की विशेषताओं के बारे में पूछ सकते हैं, विकास ने उसी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सैम की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने उस आदमी को सतर्कता से देखा। चिंता मत करो सैम, हम अपने ग्राहकों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही हमारे व्यवसाय का आदर्श वाक्य है, विकास ने कहा। सैम ने कुछ नहीं कहा और मेज पर पत्थरों का एक बड़ा बैग रख दिया। इसमें लगभग 1,00,000 स्पिरिट स्टोन है। विनिमय दर क्या है? हे, फाल्कन क्लिफ सिटी में डार्क एलिमेंट पत्थर बहुत दुर्लभ हैं और विनिमय दर लगभग 1:7 है। लेकिन चूंकि आप इतना बड़ा विनिमय कर रहे हैं, मैं आपको छूट दूंगा और 1:5 स्वीकार करूंगा। सैम ने मना नहीं किया और 20,000 डार्क एलिमेंट पत्थर प्राप्त किए और चला गया। सैम हवेली पहुंचा और कमरे में जाकर देखा। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य कमरा उनके लिए छोड़ दिया गया था और इसे धूल के कण के बिना पूरी तरह से साफ किया गया है। उसने खिड़की खोली और बिस्तर पर लेट गया। विकास के बारे में सोचते हुए उसने रात के आसमान की ओर देखा। आखिरकार ये पहला व्यक्ति है जो एक नज़र में ही अपने तत्वों को इंगित करने में सक्षम था। C48 फाल्कन क्लिफ शहर। सैम जल्दी उठा और नीचे चला गया। उसने खाने की मेज पर सभी 6 लोगों को कुछ सामान्य नाश्ता करते देखा। वह मेज पर उनके साथ शामिल हो गया और उनसे बेतरतीब ढंग से बातचीत की। बातों बातों में उसने अचानक पूछा, कल मेरा कमरा किसने साफ किया? हर कोई चुप हो गया और असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगा। सैम ने उनके चेहरों को देखा और वास्तविक भ्रम देखा। जब उसने केली को देखा तो तुरंत समझ गया। वह नीचे देख रही है, उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही है और शर्मा रही है। उसने बस अपना सिर हिलाया और उसे बाहर नहीं बुलाया। उसने बात ही मोड़ दी और कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। केली ने स्वेच्छा से स्थिति से भागने की कोशिश की और जब उसने दरवाजा खोला तो वह असमंजस में वहीं खड़ी रह गई। सैम ने ये देखा और वहां चला गया। उसने दरवाजे के सामने किताबों का एक गुच्छा देखा और उन्हें उठा लिया। उसने उनमें एक नोट देखा और मुस्कुराया। वास्तव में, सचमुच, सूचना आपके द्वार पर। सैम बुदबुदाया और केली की ओर मुड़कर बोला, ये मेरे लिए है, मैं इसे ले लूंगा। केली ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। फिर सैम के कहने पर वह अचानक रुक गई। कमरे के लिए धन्यवाद। वह बुरी तरह शर्मा गई और बिना कुछ कहे भाग गई। सैम सीढ़ियों की ओर चला गया और जैक को अपने साथ अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया।
जब अध्ययन में उनमें से केवल 2 ही बचे हैं तो उन्होंने स्क्रॉल को मेज पर रख दिया और कहा, ये शहर में अंडरवर्ल्ड संगठनों के बारे में जानकारी है। एक नज़र डालें और मुझे बताएं कि क्या कुछ काला पानी जैसा है। जैक ने सिर हिलाया और दोनों ने एक एक स्क्रॉल निकाला। कुल मिलाकर लगभग 6 स्क्रॉल हैं और प्रत्येक स्क्रॉल में प्रत्येक गिरोह के बारे में विवरण था। स्क्रॉल को देखने के बाद सैम को फाल्कन क्लिफ शहर में अंडरवर्ल्ड की संरचना के बारे में मोटे तौर पर समझ में आया। कुल 6 संगठन हैं और 4 छोटे संगठन हैं और 2 प्रमुख संगठन हैं। 4 संगठन उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी गिरोह हैं जो केवल कुछ सुरक्षा शुल्क और कुछ अन्य छोटी चीजें एकत्र करते हैं। प्रत्येक व्यवसाय को अपना व्यवसाय शांतिपूर्वक चलाने के लिए उन्हें सुरक्षा शुल्क देना होगा और वे लोगों को डराने, धमकाने, चेतावनी भेजने और पीटने जैसे यादृच्छिक काम करेंगे। ये संगठन आधुनिक पृथ्वी के किसी भी सामान्य त्रय के समान ही हैं। शेष 2 संगठन असली सौदा हैं। वे दूसरे स्तर के हैं। वे सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं करते हैं, बल्कि वे कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके साथ शहर के गार्ड भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। पहले संगठन का नाम पिरान्हा है। ये संगठन केवल भाड़े के सैनिकों का एक संघ है। हम फाल्कन क्लिफ शहर के अधिकार क्षेत्र में शहर और शहरों के किसी भी व्यक्ति पर प्रहार कर सकते हैं। वे न केवल हत्याएं करेंगे, बल्कि अपहरण, आगजनी आदि पर भी काम करेंगे। वे कोई भी भाड़े के काम लेंगे जो खुले तौर पर नहीं किया जा सकता है। दूसरे संगठन को कैंडेरू कहा जाता है। ये संगठन पिरान्हा से भी अधिक अंधकार में है। वे ही शहर में वेश्यावृत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। शहर का हर वेश्यालय उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। इतना ही नहीं, वे अवैध दास व्यापार के लिए भी जिम्मेदार हैं। प्रत्येक अमीर व्यक्ति और कुलीन परिवारों का इस संगठन से लेन देन है। सैम इन संगठनों के कृत्यों पर नाराज हुए बिना नहीं रह सका। संगठनों की ताकत भी बहुत ज्यादा है। छोटे संगठनों में मुख्य सदस्यों के रूप में कुछ नौसिखिए होते हैं और नेता मध्य स्तर के नौसिखिए होते हैं। प्रमुख संगठनों में कई नौसिखिए हैं और उनके नेता शिखर स्तर पर नौसिखिए हैं। प्रिंसिपल और सिटी लॉर्ड के समान स्तर। इस जानकारी पर सैम को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नौसिखिया चरण का शिखर सिर्फ एक छोटे शहर का प्रभारी है, लेकिन वे फाल्कन क्लिफ शहर में कुछ बड़े शॉट भी हो सकते हैं। वह वास्तव में इस स्थिति को समझ नहीं पाया। उसने अपने दिमाग में यह बात फेंकी और जैक की ओर देखकर कहा, वास्तव में उन्हें काले पानी से जोड़ने वाला कोई सीधा सुराग नहीं है, लेकिन हम इतने निश्चित नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि हमें और अधिक जानकारी जुटानी चाहिए। जैक ने सिर हिलाया और पूछा, तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? मैं इसे खरीदा। आपने इसे खरीदा? कहाँ? कैसे? जैक थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार की बुद्धि इतनी आसानी से खरीदी जा सकती है। विकर्स। सैम के जवाब ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि विकर्स टो इंटेल बेचेगा। क्या हम उससे और खरीद सकते हैं? जैक ने पूछा। प्रारंभिक आश्चर्य के बाद कुछ उत्साह है कि उन्हें आसानी से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, सैम ने धीरे से उत्तर दिया। क्यों? उन्हें जानकारी प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वह मुझे एक अजीब सा एहसास दे रहे हैं जिससे मुझे उनके साथ काम करने में घृणा हो रही है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह एहसास वास्तव में अच्छा नहीं है। सैम ने स्क्रॉल को देखते हुए कहा। जैक कुछ देर चुप रहा और फिर पूछा, तो फिर हमारी क्या योजना है? मुझे 1 सप्ताह में ये काम करना है। आप लोग प्रिंसिपल और सिटी लॉर्ड के संपर्क में रहें। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा, किसी को सराय में भेजूंगा और हवेली का पता प्रिंसिपल को दे दूंगा। वह एक होगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो हमसे संपर्क करने का तरीका, सैम ने कहा और कमरे से बाहर चला गया जैसे ही जैक उसके पीछे आया। सैम बाहर जाकर शहर को देखना चाहता है। जैसे ही वह दरवाजे के बाहर कदम रखने ही वाला था कि पीछे से एक मीठी आवाज आई। सैम। केली वहीं खड़ा रहा और उसने नीचे देखते हुए धीमी आवाज में कहा। सैम ने मुड़कर काले रंग की पोशाक में खूबसूरत लड़की को देखा, जो जैद सफेद चिकनी त्वचा के साथ एक सुंदर कंट्रास्ट में थी। उसके लाल होंठ, कामुक आकृति और सुंदर चेहरा किसी भी आदमी पर विपत्ति ला सकता है। लेकिन सैम केवल 1 सेकंड के लिए चकित रह गया और उसने पूछा, हाँ मिस केली, क्या आप शहर जा रहे हैं? केली ने उसी मधुर और धीमी आवाज में पूछा। सैम ने केवल सिर हिलाया। क्या आप आज आर्टिसन टावर जाना चाहते हैं? मेरे पिता ने मुझसे आपको वहां ले जाने के लिए कहा था। उसने सैम के खूबसूरत चेहरे और तीखी आंखों से बचने की कोशिश करते हुए पूछा। सैम ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। वे दोनों साथ साथ चलते हुए नगर में गए।
जिस हवेली में वे रह रहे हैं वह शहर के पूर्वी हिस्से में है और प्रिंसिपल जिस सराय में रह रहे हैं वह भी उसी क्षेत्र में है। कारीगर टावर शहर के पश्चिमी भाग में है। वे हलचल भरे शहर के चारों ओर देखते हुए धीरे धीरे चले। फाल्कन चट्टान शहर एक चट्टान के तल के पास है जो वल्विन फाल्कन्स का क्षेत्र है जो शहर की उत्तरी दिशा में है। चट्टान और शहर को अलग करने वाला जंगल का एक टुकड़ा है। सैम और केली सड़कों पर चले और आर्टिसन टावर की ओर जाते हुए उन्होंने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार एक सुंदरता और एक सुंदर व्यक्ति का काले परिधान में एक साथ घूमना कोई रोजमर्रा की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ज्यादा हंगामा नहीं मचाया। सैम सड़कों पर ध्यान दे रहा है और देख रहा है कि क्या उसे गिरोहों के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। विकास द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि चारों छोटे गिरोहों का मुख्यालय उनके क्षेत्र में ही है, लेकिन दोनों प्रमुख संगठनों का मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र में है जहां आमतौर पर शहर के बड़े लोग रहते हैं। उत्तरी क्षेत्र वह स्थान है जहां काउंट हवेली, फाल्कन क्लिफ अकादमी, शहर के अधिकारियों के निवास, कुलीन परिवार रहते हैं। व्यवसाय बहुत उच्च स्तर के हैं और शहर में सर्वश्रेष्ठ हैं। उत्तरी गिरोह केवल क्षेत्र में छोटे पैमाने के व्यवसाय से सुरक्षा शुल्क लेता है, लेकिन वे अभी भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। फाल्कन क्लिफ सिटी में 4 निकास हैं: दक्षिणी द्वार, पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, उत्तर पश्चिमी द्वार। शेष दिशाएं या तो जंगलों से ढकी हुई हैं या मृत सिरों से ढकी हुई हैं। शहर के लेआउट को देखते हुए सैम धीरे धीरे चला। वे 1 घंटे तक चले जब वे अंततः आर्टिसन टावर पर पहुंचे। आर्टिसन टावर स्टारवुड शहर के टावर से कहीं बड़ा है। जब उसने टावर और अंदर बाहर आते जाते लोगों को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह केली के साथ अंदर चला गया और वे रिसेप्शन में गए। सैम, तुम यहीं रुको, मैं अपॉइंटमेंट के बारे में पूछूंगा। सैम ने सिर हिलाया और प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठ गया जबकि केली पूछताछ के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास चली गई। कुछ क्षणों के बाद वह वहां आए जहां सैम बैठा था और जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, किसी ने उसे बुलाया। केली। सैम और केली ने उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी और वहां एक व्यक्ति खड़ा था। वह आर्टिसन टावर की वर्दी पहने हुए एक युवक है और उसके सीने पर रैंक 2 हथियार कारीगर का बैज लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 20 के आसपास है और उसकी खेती नौसिखिया है। युवक उनकी ओर बढ़ा और सीधे सैम को नजरअंदाज कर केली के सामने खड़ा हो गया। हेलो ब्लाइके, केली ने ठंडे स्वर में उसका स्वागत किया। सैम से बात करते समय उसका जो मधुर और सौम्य स्वर था वह अब बिल्कुल भी नहीं है। ब्लाइके नाम का लड़का नाराज नहीं हुआ और बोला, मैंने आपके चाचा से सुना है कि आप नौसिखिए चरण में सफल हुए और रैंक 1 के कारीगर भी बन गए। बधाई हो। धन्यवाद, केली ने संक्षिप्त उत्तर दिया और बातचीत तोड़ दी। फिर वह सैम की ओर मुड़ी और बोली, सैम, रिसेप्शनिस्ट ने टावर प्रमुख को हमारी यात्रा के बारे में सूचित किया। हम अब वहां जा सकते हैं। उसका स्वर फिर कोमल हो गया। ब्लीके ने तुरंत अंतर पकड़ लिया और अप्रसन्न हो गए, लेकिन इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। केली, वह कौन है? उसने सैम की ओर इशारा करते हुए पूछा। सैम को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह बस चलता फिरता सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और केली की ओर देखते हुए वहीं खड़ा हो गया। केली, अगर अनुचर को हथियार की जरूरत है तो मैं काम ले सकता हूं। ऐसी छोटी छोटी बातों से मास्टर को परेशान क्यों किया जाए? ब्लीके बोला और फिर सैम की ओर मुड़कर बोला, अरे श्रीमान, मैं आपकी नौकरी ले सकता हूं। भले ही आप केली के कारण मेरे मालिक से मिल सकते हैं, आप संभवतः उनकी सेवाएं नहीं ले सकते, इसलिए उनका समय बर्बाद न करें। उसने सैम की ओर बढ़ते हुए कहा। सैम ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और केली की ओर देखा। क्या हम चलें? मुझे अभी भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। केली ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने वाली सीढ़ियों से ऊपर चली गई। जब ब्लाइके ने उन दोनों को उसे अनदेखा करते हुए देखा तो उसे अपमानित महसूस हुआ क्योंकि उसने देखा कि आसपास के लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। उसने तुरंत उन दोनों का पीछा किया। कुछ क्षणों के बाद वे टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और एक कमरे में चले गए। वहां सैम ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जिसकी शक्लें केली के पिता की पुस्तक पढ़ने जैसी थीं। उसने अपना ध्यान उन 3 लोगों की ओर लगाया जो अभी अभी अंदर आए थे। ब्लाइके उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ा और उसका अभिवादन करते हुए झुक गया। नमस्कार मास्टर, उसने कहा और चेहरे पर गर्व के भाव लिए उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़ा हो गया। प्रणाम अंकल। केली ने भी उसे देखकर मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वह वहीं बैठी और परिचय कराया। अंकल, ये सैम है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सैम की ओर सिर हिलाया, जिसका सैम ने भी उसी तरह उत्तर दिया और केली के बगल में बैठ गया।
ब्लीके दुखी हो गया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसने देखा कि सैम अपने मालिक के सामने नहीं झुक रहा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा सैम। मैं हॉवर्ड हूँ, फाल्कन क्लिफ आर्टिसन टॉवर का टॉवर प्रमुख। उसने मुस्कुराते हुए कहा। सैम ने अपने सीने पर लगे कारीगर बैज को देखा। इसमें एक सुनहरे रंग का बैज है जिसमें हथौड़े और आग की लपटों के प्रतीक हैं और संख्या के नीचे 5 सुनहरे सितारे हैं। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, सैम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इस घोर अनादर से ब्लाइके चिढ़ गई। मास्टर, अगर आप बुरा न माने तो मैं इस आदमी की नौकरी ले लूंगा। आखिरकार एक अनुचर के हथियार को आपके जैसे सम्मानजनक रैंक 3 कारीगर की जरूरत नहीं है। ब्लीके ने अहंकारपूर्ण स्वर में कहा। क्या मैं जान सकता हूं तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? सैम ने ब्लाइके को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूछा, जिससे ब्लाइके क्रोधित हो गया। मैं बस ये जानने को उत्सुक हूं कि आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसा दिखता है। हॉवर्ड ने ब्लाइके को भड़कने का कोई मौका देने से पहले पूछा। फिर, मुझे लगता है कि कार्य पूरा हो गया है, सैम ने कहा और खड़ा होकर संकेत दिया कि वह जाना चाहता है। उसे वास्तव में वह जगह या लोग पसंद नहीं आए। केली भी निराश हो गई जब उसने सैम को देखा जो नाखुश था। आखिरकार केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए छुट्टी लेना कोई वैध कारण नहीं है। जल्दी मत करो सैम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, हॉवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जवाब में उसे केवल ठंडी नजर मिली। फिर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। क्या आप आर्टिसन टावर में स्टाफ के रूप में शामिल होना चाहते हैं? उसने इधर उधर भटकाए बिना सीधे पूछा। दिलचस्पी नहीं है, सैम ने सीधे उत्तर दिया, जिससे हॉवर्ड थोड़ा निराश हुआ। मास्टर, आप उससे इतनी विनम्रता से क्यों बात कर रहे हैं? बातचीत के दौरान ब्लीके रुका और फिर उसने केली की ओर देखा। केली, क्या ये तुम्हारे दोस्त का शिष्टाचार है? वह मास्टर के प्रति अपमानजनक क्यों है? क्या वह ये भी जानता है कि मास्टर की स्थिति किस प्रकार की है? उससे अनुरोध किया जाना उसका सम्मान है। जब सैम ने ब्लाइके को देखा तो उसका धैर्य खत्म हो रहा था। हॉवर्ड ने भी अपने छात्र की ओर देखा और कहा, बस ब्लीके, एक सेकंड के लिए रुकें। उसने कहा और फिर से सैम की ओर मुड़ा। उसने देखा कि ब्लाइके दुखी दृष्टि से ब्लीके को देख रहा है। मुझे कुछ करना है, कृपया मुझे अपने पास आने के लिए न कहें, सिर्फ अपने छात्र की बात जानने के लिए। ये कष्टप्रद है, सैम ने स्पष्ट रूप से कहा, जिससे हॉवर्ड अजीब हो गया और ब्लीके क्रोधित हो गया। ब्लाइके जोर से हमला करने ही वाला था लेकिन उसके मास्टर ने उसे रोक दिया। सैम ने गुरु और शिष्य की ओर देखा और दरवाजे से बाहर चला गया। केली ने तुरंत अपने चाचा से विदा ली और उनके पीछे चल दी। उनके जाने के बाद हॉवर्ड ने अपने शिष्य की ओर देखा और पूछा, आप उसे क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या आप जानते भी हैं कि वह लड़का कौन है? ब्लीके ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस नीचे देखने लगा। हॉवर्ड ने जारी रखा, वह आदमी रैंक में मेरे बराबर है। क्या तुम्हें ये भी पता है? इस बार ब्लाइके आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसे संभव है? वह मुझसे लगभग 10 साल छोटा है। ब्लीके ने हैरान स्वर में पूछा। वह वास्तव में आपसे 10 साल से अधिक छोटा है। वह एक छद्म रैंक 2 कारीगर और एक रैंक 3 विद्वान कारीगर है। उसके पास आपसे गर्व करने के लिए बहुत सारे कारण हैं और मैंने उसे सींग मारते हुए नहीं देखा। यहाँ आप हैं सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आप उसके लिए हथियार बनाएंगे। क्या आप ऐसा करने के योग्य भी हैं? उन्होंने कहा और अपने शिष्य को अकेला छोड़ दिया। C49 नया पेशा। सैम और केली नीचे चल रहे हैं। सैम का ठंडा रूप देखकर केली थोड़ी घबरा गई। हालांकि वह आमतौर पर ऐसा ही दिखता है, वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि मुलाकात के कारण वह ठंडा हो गया है। मुझे खेद है, उसने सौम्य स्वर में माफी मांगी। सैम ने अचानक उसकी ओर देखा और उसका चिड़चिड़ा रूप देखा और थोड़ा मुस्कुराया। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। केली ने राहत की सांस ली और उसकी ओर देखा। सैम ने कुछ सोचा और पूछा, इस टावर में कितनी कारीगरी है? फाल्कन क्लिफ टावर में 4 कारीगर हैं। हथियार कारीगर, पेंटर कारीगर, विद्वान कारीगर और दर्जी कारीगर। उसने तुरंत उत्तर दिया। सैम ने सिर हिलाया और गहरी सोच में पड़ गया। जब उसने देखा कि सैम सोच रहा है तो उसने थोड़ी देर रुककर पूछा, सैम, मेरा एक अनुरोध है। सैम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्या आप मेरे लिए एक पोशाक बना सकते हैं? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि आखिर में सैम ने लगभग कुछ भी नहीं सुना। सैम ने हंसते हुए कहा, हाँ चलो चलें। उन्होंने रिसेप्शन की ओर बढ़ते हुए कहा। केली चौंक गई और एक क्षण के लिए वहीं जड़वत खड़ी रह गई। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि सैम आसानी से स्वीकार कर लेगा।
वह इस बात पर विचार कर रही थी कि उसने सही सुना या नहीं, और जब तक वह स्तब्ध होकर बाहर आई, उसने सैम को पहले से ही रिसेप्शनिस्ट से बात करते देखा। कुछ देर बाद वह और केली दोनों टावर से बाहर आए। आपने रिसेप्शन पर क्या पूछा? केली ने जिज्ञासावश पूछा। कुछ नहीं, मैं दर्जी कारीगर की परीक्षा देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उससे विवरण के बारे में पूछा। हम दोपहर के भोजन के बाद यहाँ लौटेंगे। मैं परीक्षा देते समय तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सैम, केली उत्साहित हो गई। उसके पास वास्तव में फ्रेया की डींगे हाँकने के लिए बहुत कुछ था। सैम बस मुस्कुराया और दोनों पास के एक रेस्तरां की ओर चल दिए। रेस्तरां बहुत उच्च स्तरीय और शानदार है। इसमें 5 मंजिलें हैं और यहाँ तक कि वेट्रेस और रिसेप्शनिस्ट भी शानदार कपड़े पहनती हैं। एक परिचारक ने उनका स्वागत किया और पूछा, सर, आप किस मंजिल पर खाना खाना चाहते हैं? सैम थोड़ा असमंजस में था, तभी केली ने उसे किनारे से समझाया। प्रत्येक मंजिल पर सेवा और भोजन में अंतर होता है। पहली मंजिल पर केवल सामान्य भोजन परोसा जाता है। दूसरी मंजिल पर लेवल 1 के जानवरों को परोसा जाता है, लेकिन सेवा सामान्य है और जानवरों को पाला जाता है। तीसरी मंजिल पर लेवल 1 के जानवर हैं और वे जंगली खेल हैं। चौथी मंजिल निचले स्तर के स्तर 2 के जानवरों के लिए है और 5वीं मंजिल मध्य चरण और अंतिम चरण के स्तर 2 के जानवरों के लिए है। मंजिल जितनी ऊंची होगी, सेवा उतनी ही अधिक होगी। ओह, फिर हम 5वीं मंजिल पर जाएंगे, सैम ने अटेंडेंट की ओर देखते हुए कहा। अटेंडेंट ने मुस्कुराकर कहा, सर, 5वीं मंजिल पर भोजन करने के लिए आपके पास एक गोल्डन ग्रेड वीआईपी कार्ड होना चाहिए। कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको 10,000 स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना होगा और आपके पास एक निश्चित स्थिति भी होनी चाहिए। उनके चेहरे पर मुस्कान अब भी है और आवाज बिल्कुल विनम्र थी। ये स्थिति पर्याप्त होगी, मुझे लगता है। सैम ने अपना विद्वान कारीगर बैज दिखाया और परिचारक स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गया। वह स्तब्धता से बाहर आए और जल्दी से बोली, मुझे हमारे मैनेजर को फोन करने दीजिए, उसने कहा और तेजी से चली गई। कुछ मिनटों के बाद वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ आई, जिसकी खेती नौसिखिया के चरम पर थी। उसने काला वस्त्र पहना था और उसका चेहरा साफ सुथरा और थोड़ा पीला था। उसके कंधे तक लंबे बाल हैं। उसे हैंडसम माना जा सकता है। वह सैम की ओर चला और विनम्रता से उनका स्वागत किया। मैंने सुना है कि यहाँ के युवा महोदय सम्मानित स्थिति में हैं। क्षमा करें, स्वयं आपका स्वागत न कर पाने के लिए। उनकी आवाज नम्र और शालीन थी। सैम ने उस आदमी और उसकी गहरी भूरी आंखों की ओर देखा और उत्तर दिया, आप बहुत विनम्र हैं। क्या मैं आपके बैज पर एक नज़र डाल सकता हूँ? मैनेजर ने पूछा। सैम ने सिर हिलाया और अपना कारीगर बैज आगे बढ़ा दिया, ये सत्यापित करते हुए कि यह प्रामाणिक है। वह और अधिक मुस्कुराया और फिर कहा, मैं तुरंत औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा। आप भोजन करने के बाद अपना वीआईपी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने भोजन के बिल के साथ भुगतान कर सकते हैं। मैनेजर ने अटेंडेंट को 5वीं मंजिल पर ले जाने का इशारा करते हुए कहा। सैम और केली 5वीं मंजिल के निजी कमरे में बैठे थे। उसने खिड़की से नज़ारा देखा। फिर सैम ने एक तरफा कांच के दरवाजे के माध्यम से 5वीं मंजिल के हॉल के बीच में कृत्रिम तालाब को देखा। फर्श की सभी टाइलें काले रंग की हैं और यहाँ तक कि तालाब के नीचे का फर्श भी काले रंग का है। यहाँ तक कि फर्नीचर भी काले रंग की लकड़ी से बनाया गया है। जल्द ही वेट्रेस उनके द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन लेकर आ गई। सैम ने उग्र भालू का स्टेक काटा, जो एक अग्नि प्रकार का जानवर है। केली ने भी खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने सैम से पूछा, आपने वीआईपी कार्ड क्यों लिया? मुझे नहीं लगता कि आप अक्सर यहाँ रुकते होंगे, है ना? उसने स्पष्ट जिज्ञासा से पूछा। वह ये सोचने से बेहतर जानती थी कि उसने उसे प्रभावित करने के लिए कार्ड लिया था। इसीलिए उसने उससे पूछा, उसने केवल एक समय का भोजन करने के लिए इतना खर्च क्यों किया? आखिरकार लेवल 2 के जानवर सैम के खाने के लिए उसकी पहुंच से दूर नहीं है। सैम ने कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुरा दिया। केली ने भी आगे जांच नहीं की और खाना जारी रखा। खाना खत्म करने के बाद सैम ने 10,000 स्पिरिट स्टोन के साथ बिल का भुगतान किया और गोल्डन कार्ड लिया, जो वीआईपी ग्राहक की स्थिति दर्शाता था। सैम और केली रेस्तरां से बाहर चले गए। सैम अपने और रेस्तरां के नाम को देखते हुए कार्ड के साथ छेड़छाड़ करता रहा। काला तालाब, यह उस रेस्तरां का नाम है जहां वह अभी गया था। वो वहां सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये कैसी जगह है। नाम ने उसे जिज्ञासु बना दिया और उसके मन में थोड़ा संदेह पैदा हो गया। लेकिन जब उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट देखा तो उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। वह और केली आर्टिसन टॉवर पर वापस गए और उन्होंने दर्जी कारीगर की परीक्षा दी।
जब सैम परीक्षण कक्ष में गया तो उसने अपना समय लिया। कमरा पिछली बार की तरह ही है, इसमें कांच की दीवारें और दरवाजे हैं, सिवाय इसके कि उपकरण और उपकरण दर्जी के हैं। वस्त्रों से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण हैं, जैसे करघे, पुतले, अंकन तालिका, सभी प्रकार की विशेष कैंची, सभी आकार की सिलाई सुई आदि। सैम ने एक काला कपड़ा निकाला। ये वह कपड़ा है जिसे उन्होंने फायर टाइप के हेवन स्पिरिट सिल्क मोथ के रेशम से बनाया था। आमतौर पर रेशम लाल रंग का होता है, लेकिन उन्होंने एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर रंग को काला कर दिया। इस प्रकार के रेशम को रैंक 3 की सिलाई सामग्री माना जा सकता है। नियमित सिलाई कारीगर इस रेशम का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उनमें से अधिकांश इस रेशम कीट को जानते भी नहीं होंगे। सैम ने केली से एक पोशाक ली जिसका उपयोग वह उसका माप लेने के लिए कर रहा है। वह अब बाहर से दर्शकों के साथ साथ देख रही है। दर्शक पहले की तरह ही हैं, काफी संख्या में लोग उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ 2 ही दर्जी कारीगर हैं। वे यहाँ इसलिए थे क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या कोई तीसरा होगा। सैम ने माप लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ मापने वाले रिबन लिए और केली की पोशाक को मापना शुरू कर दिया। जब केली ने यह देखा तो वह शर्मा गई और उसका चेहरा चेरी की तरह लाल हो गया। सैम ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह अपनी ही दुनिया में है। जब उसने माप देखा तो वह विचार करने लगा कि उसे कौन सी पोशाक बनानी है, क्योंकि केली का शरीर फ्रेया या हेली की तुलना में अधिक परिपक्व है और अगर वह अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहती है तो उसे एक अलग शैली के बारे में सोचने की जरूरत है। सैम ने अपना समय लिया और दूसरों को संदेह होने लगा कि वह क्या सोच रहा है। उसे क्या हुआ? हाँ, वह कुछ कर क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है कि वह पहले से झांसा दे रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। आखिरकार वह युवा है। यहाँ क्या हो रहा है? एक अधिकारपूर्ण आवाज ने सारी चर्चा बंद कर दी। हॉवर्ड आगे आया और केली के पास खड़ा हुआ और पूछा, क्या वह परीक्षा दे रहा है? केली ने बस सिर हिलाया और सैम की ओर देखते हुए वहीं खड़ी हो गई। दिलचस्प, टावर हेड बुदबुदाया और वह भी वहीं खड़ा हो गया। आखिरकार सैम को एक विचार आया और उसने एक कागज और एक ब्रश निकाला। उसने इसे एक मेज पर रखा और इससे ठीक पहले वह चित्र बनाने वाला था, उसने खुद से बुदबुदाया, बेहतर होगा कि मैं अपने लिए एक कलम बना लूं। फिर उसने केली की आकृति की कल्पना करते हुए एक पोशाक बनाना शुरू कर दिया। कुछ निशानों और त्रुटिपूर्ण रेखा चित्रों के बाद उसने अंततः निर्णय लिया कि क्या बनाया जाए और फिर उसने वह काला कपड़ा निकाला जो उसने पहले तैयार किया था। उसने कपड़े पर निशान लगाया और माप के अनुसार उसे विशेष रूप से बनी कैंची से काटा। उसके पास समय नहीं है, उसके पास वो चीजें हैं जिनकी उसे जरूरत है। वह उन्हें सीधे पुतले के पास नहीं ले गए। इसके बजाय उसने अपने भंडार से लकड़ी के 2 गोलाकार तख्ते निकाले। गोलाकार फ्रेम एक विशिष्ट आकार के होते हैं, जिनमें से एक फ्रेम का बाहरी व्यास दूसरे फ्रेम के आंतरिक व्यास के समान होता है। उसने कपड़ा लिया और उसका एक भाग दोनों तख्तों के बीच में लगा दिया। उन्होंने धातु के फ्रेम जैसे स्टूल पर लकड़ी के फ्रेम को इस तरह से टिकाया कि कपड़े की सतह फर्श के समानांतर हो और कपड़े के नीचे की जगह खोखली हो। सैम फर्श पर बैठ गया और एक लंबी सुई निकाली जिसके एक तरफ हुक लगा हुआ था। उसने एक धागे का बंडल निकाला जो कि काले रंग का भी है। उसने कपड़े के नीचे काला धागा डाला और फिर हुक की तरफ से सुई घोंप दी। हुक ने धागे को पकड़ रखा था और जब उसने उसे छेद के माध्यम से खींचा तो उसने पहले छेद किया और कपड़े की सतह से धागे का एक छोटा सा लूप बाहर आ गया। फिर उसने कपड़े को लूप के बीच में दबाया और धागे का एक और छोटा लूप खींचा और एक बहुत छोटी गांठ बनाई और यह प्रक्रिया जारी रही और कुछ क्षणों के बाद उसने कपड़े पर मेपल के पत्ते का पैटर्न बनाया। उसने कई पत्तों के पैटर्न बनाए और उसके बाद कपड़े का जो हिस्सा फ्रेम में था उसे बदल दिया और कपड़े का दूसरा हिस्सा लगा दिया। जल्द ही उनके द्वारा तैयार किए गए सभी परिधानों पर काले पत्तों वाले पैटर्न की कढ़ाई की गई। यद्यपि कपड़ा और कढ़ाई एक ही रंग के हैं, फिर भी धागे की मोटाई में अंतर के कारण प्रदान किए गए कंट्रास्ट के कारण उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सफल कढ़ाई देखकर सैम संतुष्टि से मुस्कुराया। जब दर्शकों की नज़र उस पर पड़ी तो वे असमंजस में पड़ गए। वह किस प्रकार की तकनीक है? ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में कौंध रहा है। निस्संदेह वे यह नहीं जानते होंगे, क्योंकि यह एक पारंपरिक भारतीय कढ़ाई तकनीक है जिसे आरी कहा जाता है, जिसे मग्गम भी कहा जाता है। इन लोगों को ये कैसे पता होगा? सैम महिला पुतले की ओर चला गया और ड्रेस सिलने लगी। जल्द ही पोशाक ने आकार ले लिया। सैम अभी जो कर रहा है वह दर्शकों के लिए बिल्कुल अपरिचित था। यह एक गाउन की तरह दिखता था, लेकिन इसे इतना पतला कहा जा सकता है।
वे इसका निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि सैम एक पारंपरिक चीनी पोशाक बना रहा है। यह एक चोंगसम है, कॉलर के साथ काला चोंगसम। इसमें छाती के दाहिनी ओर बटन होते हैं। पोशाक पिंडलियों से नीचे लगभग टखनों तक पहुंची हुई थी। दाहिनी ओर घुटने तक स्लिट है, जो तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक वे जोरदार आंदोलन नहीं करेंगे। सैम ने विशेष रूप से यह चोंगसम इसलिए बनाया क्योंकि उनके लिए भारतीय साड़ी के अलावा चोंगसम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो केली जैसी महिला की सुंदरता को बढ़ाती है। जब शारीरिक विशेषताओं और त्वचा का आकर्षण एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो उनकी सुंदरता केवल साधारण कपड़ों से ही बढ़ाई जा सकती है। यही वजह है कि उन्होंने हेली और फ्रेया की ड्रेसेज की तरह फालतू कढ़ाई नहीं की। चोंगसम पूरा होने के बाद सैम पोशाक को परीक्षण मंच पर ले गया। मूल रूप से दर्जी कारीगरों का परीक्षण ज्यादातर कौशल और सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए किया जाता है। यद्यपि कपड़े का उपयोग ज्यादातर रक्षा के लिए किया जाता है, कपड़े के उपयोग के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली रक्षा की प्रभावशीलता परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, परीक्षण में सुंदरता और सौंदर्य शास्त्र को भी ध्यान में रखा जाएगा। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद मंच पर रौनक आ गई। एक बिल्ला दिखाई दिया। इस बार भी बैज काले रंग का है। हर कोई आश्चर्य से हौंफेने लगा, लेकिन जब उन्होंने बैज पर नंबर देखा तो आश्चर्य में बदल गया। जैसे ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई दिया, सैम ने बैज अपने हाथों में पकड़ लिया। उत्पाद का नाम अज्ञात, प्रोडक्ट टाइप ड्रेस, निर्माता सैम, उत्पाद की रैंक 3। इसके नीचे 6 सुनहरे सितारे हैं। इसी प्रकार कपड़ा और सुई का भी प्रतीक है। एक संख्या 3, कुल 6 सितारे। सैम ऐसे ही एक छद्म रैंक 3 कारीगर बन गया। सैम ड्रेस और बैज के साथ बाहर निकलने की ओर चल दिया। आखिरकार केली ने पोशाक पर अच्छी नजर डाली। जब उसने ड्रेस को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें लगभग सितारों से भर गईं। कुशल शिल्प कौशल, परिरूप, अति सुंदर लुक ने उसकी सांसें छीन ली। जब सैम ने उसका प्रेम विह्वल मूर्ख जैसा रूप देखा तो उसने पोशाक दूर रख दी और कहा, यह अभी तैयार नहीं है, मैं इसे कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। सैम ने उसकी उम्मीदों पर ठंडा पानी डालते हुए कहा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे दोनों वापस हवेली की ओर चल पड़े। उसी समय एक अन्य व्यक्ति पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र की ओर चल रहा है। ये लड़का सैम से बेहद परिचित है। यह कोई और नहीं बल्कि ईसेन है। आज सैम केली के साथ बाहर जाने के बाद जैक उसे हवेली दिखाने के लिए प्रिंसिपल से मिलने गया। ईसेन ने साथ टैग किया और जब उसने हवेली देखी तो वो ईर्ष्या से जलने लगा। तभी एक और खबर ने उन्हें और भी गुस्सा दिला दिया। ये केली और सैम के एक साथ बाहर जाने की खबर है। इससे उसे और भी ईर्ष्या होने लगी। वह लगभग पूरी हवेली को नष्ट करना चाहता था। वह एक असाइनमेंट देने के लिए पिरान्हा संगठन की ओर चल रहा है। कृपया लेखक के विचार पढ़ें। C50 यानवू को ढूंढना। ईसेन एक सुनसान रेस्तरां में गया और सीधे एक निजी कमरे में चला गया। काले कपड़ों में एक आदमी है जो बिना कुछ किए मेज पर बैठकर अपना चेहरा भी ढक चुका है। ईसेन मेज पर बैठ गया और मेज पर एक नोट रख दिया। जब दूसरे हिस्से ने नोट देखा तो उसने तुरंत आंख मिलाकर पूछा, क्या काम है? उस आदमी ने भर्राए आवाज में पूछा। मुझे कुछ अपंग जानवरों की जरूरत है। वे एक आदमी के पालतू जानवर हैं। ईसेन ने उत्तर दिया। पालतू जानवर किस स्तर के हैं? आदमी किस स्तर का है? कितने जानवर हैं? वे स्तर 1 के शिखर पर हैं। 2 पैंथर प्रकार के जानवर। वह व्यक्ति स्तर 3 के अनुच्चर के शिखर पर है। क्या आप जानते हैं वह कहाँ रहता है? ईसेन ने पते का एक नोट निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। तब उसने कहा, एक बात है, वह आदमी साधारण नहीं है। वह एक शिलालेख मास्टर, एक फॉर्मेशन मास्टर, एक कारीगर है। उसकी स्थिति ऊंची है। बेहतर होगा कि आप सतर्क रहें। ईसेन ने चेतावनी दी। काले कपड़े वाला लड़का 1 मिनट तक चुप रहा और बोला, कीमत ज्यादा होगी। जरूर। जबकि ईसेन सैम को सबक सिखाने के लिए कुछ साजिश रच रहा है। उक्त व्यक्ति अपनी हवेली में वापस आ गया है और दिव्य आयाम के अंदर टॉवर में चला गया है। सैम अभी काले चोंगसम पर अंकित कर रहा है जो उसने केली के लिए बनाया था। टावर में कुछ घंटे बिताने के बाद वह बाहर आया और रात का आसमान देखा। वह केली के कमरे में गया और ड्रेस पार करके वापस सो गया। केली तुरंत नीचे फ्रेया के कमरे की ओर भागी। उस रात दोनों महिलाएं इस बात पर झगड़ती रहीं कि किसकी पोशाक बेहतर है। अगले दिन सुबह सूरज उगने के बाद भी सैम गहरी नींद में सो रहा है। अचानक एक तेज खटखट की आवाज ने उसे जगा दिया। उसने अप्रसन्न भाव से दरवाजा खोला और देखा फ्रेया क्रोधित भाव से वहां खड़ी थी। उसे इस बात पर भ्रम हुआ कि उसने इस बेशर्म लड़की को कैसे पेशाब कर दिया।
सैम, तुम पक्षपाती हो। फ्रेया अपने विचारों को रोकते हुए चिल्लाया। आपका क्या मतलब है, मैं पक्षपाती हूँ? उसने और भी असमंजस के साथ पूछा। आपने स्पष्ट रूप से केली के लिए एक बेहतर पोशाक बनाई है। मुझे भी एक चाहिए, उसने अपने हाथों को छाती पर पार करते हुए कहा। सैम तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने बिना कोई जवाब दिए तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। जब फ्रेया फिर से दस्तक देने वाली थी तो दरवाजे के दूसरी तरफ से सैम की आवाज सुनाई दी। अगर तुमने एक बार और दस्तक दी तो मैं तुम्हें दी गई पिछली ड्रेस वापस ले लूंगा। यह मत सोचो कि मैं धोखा दे रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे आजमाओ। जैसा कि अपेक्षित था, उसने तुरंत अपनी हरकतें बंद कर दी। उसने गुस्से में दांत भींचे और पैर पटके फिर मुड़कर चली गई। सैम धीरे धीरे नहाया और नीचे चला गया और देखा कि फ्रेया लगातार दूसरों से शिकायत कर रही थी कि वह कितना अन्यायी था जब उसने उसे अपने कमरे में छोड़ दिया था। जब उसने उसे नीचे आते देखा तो उसका गुस्सा बंद हो गया। जब वह वहां बैठा तो उसने तुरंत बात करने से इनकार करते हुए अपनी नजरें फेर लीं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए पोशाकें बनाने का मेरा कोई दायित्व नहीं है, ठीक है? मैंने अपने वादे के आधार पर तुम्हें पहले ही एक बना दिया है। अब आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो आप उस ड्रेस को पाने के हकदार हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वह पोशाक खरीद सकते हो जो मैंने तुम्हें दी है? मैं इसे हजारों स्पिरिट स्टोन तक नीलाम कर सकता हूं। अपनी किस्मत पर जोर मत डालो फ्रेया। यह आपका घर नहीं है, न ही मैं आपके परिवार का सदस्य हूं जो आपको राजकुमारी की तरह मानता है और आपकी जरूरत की हर चीज देता है। सैम ने सभी की बकबक को शांत करते हुए बगल से ठंडी आवाज में कहा। वह खड़ा हुआ और फिलिप की ओर मुड़ा और कहा, मुझे कुछ करना है। मैं बाहर जा रहा हूं और शायद आज वापस नहीं आऊंगा। पैंथर्स का ख्याल रखना, उसने कहा और हवेली से निकल गया। सैम ने दूसरों के संदेह को जगाने के लिए पैंथर्स और बेल को यार्ड में छोड़ दिया। उसने कहा कि जिस रात वह मकान का बैनामा कराने गया था उसी रात वह उन्हें लेकर आया था। फिर उसने उन्हें खेलने के लिए आंगन में छोड़ दिया। वैसे भी इस सुनसान हवेली में ज्यादा लोग नहीं आएंगे, या ऐसा उसने सोचा। सैम ने कुछ छाया चूहों को हवेली में छोड़ दिया और बाकी चूहों के साथ फाल्कन क्लिफ की ओर चला गया। वह यथाशीघ्र यानवू को खोजना चाहता है। यानवू के पास कोई इंसान है, ये जानकर उसका मन शांत नहीं होता क्योंकि वह ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता जो उसके लालच को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। सैम ने धीरे धीरे उत्तरी क्षेत्र की ओर अपना रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया जो फाल्कन क्लिफ और शहर को अलग करता है। जंगल में कोई उच्च स्तरीय जानवर नहीं था क्योंकि यह मनुष्यों और वल्लविन फाल्कन के बीच का क्षेत्र था। क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले किसी भी उच्च स्तरीय जानवर को दोनों पक्षों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब सैम ने जंगल पार किया तब तक दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही वह चट्टान के नीचे पहुंचा उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। सैम, यह आवाज यानवू की थी। सैम समझ सकता था कि यानवू बहुत दूर नहीं है क्योंकि उनका अनुबंध कनेक्शन केवल एक निश्चित सीमा के भीतर ही प्रभावी है। फिलहाल उनकी वर्तमान खेती के स्तर के आधार पर सीमा 500 मीटर के भीतर है। सैम ने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या यानवू जंगल के भीतर है, लेकिन पता नहीं चल सका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और यानवू के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कनेक्शन बहुत कमजोर है, जिसका अर्थ है यानवू सीमा के बिल्कुल अंत में है। कुछ सेकंड के बाद सैम ने अपनी आंखें खोली और चट्टान को देखा। उसने महसूस किया कि यानवू चट्टान के भीतर है, लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तव में कहाँ है। वह चट्टान पर चढ़ने लगा। उसकी गति इतनी धीमी थी क्योंकि उसका ध्यान स्थान को भांपने पर था। एक निश्चित ऊंचाई पर चढ़ने के बाद वह दाहिनी ओर चला गया और चट्टान के ऊंचे उभारों के बीच उसे एक छोटा सा खुला स्थान दिखाई दिया जिसमें एक व्यक्ति भी आसानी से समा सकता था। सैम ने तुरंत उसमें प्रवेश किया और खुद को एक पथरीले रास्ते के सामने पाया। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर एक जंक्शन मिला जहां कई रास्ते अलग अलग स्थानों की ओर जा रहे थे। उसने एक रास्ता लिया और आगे चला गया जब तक कि उसे एक गुफा में एक परिचित छाया दिखाई नहीं दी। यानवू अपने मूल सुनहरे कौवे के रूप में है और वह एक विशाल पक्षी का सामना करते हुए हवा में तैर रहा है। सैम थोड़ा हतप्रभ हो गया और उसने पक्षी को देखा। उसके मन में एक उत्तर आया लेकिन उसने इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। सैम, यानवू ने देखते ही उसका स्वागत किया। यानवू, सुनहरे कौवे को गले लगाते हुए सैम भी मुस्कुराया। फिर सैम ने अपने सामने प्राणी को देखा और थोड़ा भ्रमित हो गया। यानवू ने पक्ष से समझाया, यह आकाश है, स्काई सॉवरेन रॉक ब्लडलाइन वाला एक रॉक। ये सुनकर सैम ने तुरंत सोचा, मैं सही हूँ, ये वास्तव में एक चट्टान है। उसके मन में यही एकमात्र विचार है।
उसे क्या हुआ? जब उसने चट्टान को सोते हुए देखा और उसमें अत्यधिक दर्द की अभिव्यक्ति देखी तो उसने पूछा। सैम ने बारीकी से देखा और पाया कि रॉक की खेती का स्तर उससे कहीं अधिक है। मैं इसे बाद में समझाऊंगा। पहले हम खेती करें। मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित है, यानवू ने कहा और तुरंत अग्नि तत्व ऊर्जा को उस तक पहुंचाना शुरू कर दिया। सैम क्रॉस लेग करके बैठ गया और फिर यानवू के साथ ऊर्जा को पचाना शुरू कर दिया। वह तुरंत लेवल 4 के अनुचर के पास पहुंच गया क्योंकि वह काफी समय से किनारे पर था। इस बीच यानवू भी लेवल 2 के मध्य चरण में पहुंच गया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि वहां बहुत सारी अपरिष्कृत ऊर्जा बची हुई है। वे दोनों शांत बैठे रहे और ऊर्जा को परिष्कृत करने लगे। सैम का आध्यात्मिक मूल पूरी तरह से भर गया था और उसे फिर से विस्तार करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे एक और सफलता मिली। स्तर 5 अनुचर। ऊर्जा अभी भी प्रचंड रूप से दौड़ रही थी और अंततः ये तभी रुकी जब वह लेवल 6 अनुचर को तोड़ने के कगार पर था। जब उनकी आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त हो चुका था। जब सैम ने गुफा के चारों ओर देखा तो उसे दो अपरिचित उपस्थिति मिली और वह तुरंत सतर्क हो गया क्योंकि उसने अपनी आभा छोड़ी और हमला करने वाला था। सैम वेट, यानवू बगल से चिल्लाया और उसने खुद को हमला करने से रोक लिया। जब सैम ने स्पष्ट रूप से देखा कि अन्य दो कौन थे तो उसने एक युवक को देखा जो लगभग किशोरावस्था में लग रहा था और एक अन्य पक्षी जो बवंडरबाज लग रहा था जो उसकी तरफ स्तर 1 पर था। बाज का आकार लगभग युवक के बराबर ही है। जब यानवू ने परिचय दिया तो सैम सामान्य रूप से खड़ा था क्योंकि उसने उन्हें आकार दिया था। वह युवक वॉट है और वह बाज उसका दोस्त है जिसे वह फाल्क नाम से बुलाता है। उन्होंने ही आपके लिए पत्र लिखने में मेरी मदद की थी। सैम ने वॉट नाम के लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी गोरी त्वचा और दुबला शरीर है। वह थोड़ा डरपोक लग रहा था क्योंकि उसमें सीधे सैम के सामने देखने की भी हिम्मत नहीं थी। फाल्क वास्तव में एक बवंडर फाल्कन है और ऐसा लगता है कि इसका लड़के के साथ एक निश्चित संबंध है। लड़का दीक्षा स्तर 3 पर है। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाल ही में जागा हो। मैं सैम हूँ। सैम ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया। वॉट ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और डरते हुए अपना हाथ हिलाया। सैम फर्श पर बैठ गया और यानवू से पूछा, तो यहाँ कहानी क्या है? कुछ दिन पहले जब मैं किसी चीज की जांच के लिए स्टारवुड शहर से निकला था तो मैंने इसी जगह का जिक्र किया था। मुझे इस गुफा से एक परिचित ऊर्जा आवेग मिला और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि वह आवेग आकाश से आया था। तब तक ये दोनों लोग पहले से ही यहाँ आ चुके थे। यानवू ने वॉट और फाल्क की ओर इशारा किया और जारी रखा। स्काई ने यहाँ खुद को सील कर लिया और इन दो लोगों ने गलती से सील तोड़ दी जिससे ऊर्जा आवेग निकल गया। यह आवेग मेरे लिए बहुत परिचित है क्योंकि जब मैं उच्च लोकों में था तो मैंने उसी प्रकार की ऊर्जा को महसूस किया था। तुम्हारा मतलब है वह आकाश भी उच्चतर लोकों से है? सैम ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। वह पहले से ही थोड़ा हैरान है कि इस निचले क्षेत्र में यानवू जैसा एक उच्च क्षेत्र है। अब अगर वह किसी अन्य से मिलता है तो सैम को गंभीरता से संदेह होगा कि क्या कोई असामान्यता है। लेकिन सैम की चिंताएं निराधार थीं। नहीं, वह स्पष्ट रूप से इसी क्षेत्र से है। स्काई सॉवरेन रॉक वास्तव में एक उच्चतर प्राणी है, लेकिन स्काई एक सामान्य ग्रेट रॉक है जिसका रक्त वंश स्काई संप्रभु रॉक है। क्या आपने जो आवेग महसूस किया वह उस वंश का है? नहीं, वास्तव में जो ऊर्जा मुझे महसूस हुई वही कारण है कि आकाश ऐसा है। वह अग्नि विष से प्रभावित है जो बिफेंग ब्लडलाइन की एक विशेष तकनीक है। ऐसा लगता है कि स्काई जिस जगह से है वहां बिफेंग ब्लडलाइन वाली एक प्रजाति है। यदि ये तथ्य नहीं होता कि दूसरा पक्ष शुद्ध बिफेंग नहीं है तो स्काई अब तक मर चुका होता। तो अब आप यहाँ क्यों हैं? आप ये बातें कैसे जानते हैं? दरअसल आकाश समय समय पर जाग सकता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक जाग नहीं पाएगा। मैं उसके शरीर से अग्नि विष को बाहर निकालना चाहता था। इससे न केवल उसे अपना जीवन बचाने में मदद मिलेगी बल्कि खेती के स्तर में भी वृद्धि होगी। हम आग के जहर को सीधे अवशोषित कर सकते हैं। हमारे पास कितना समय है? सैम ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरी क्षमता कम होने के कारण मैं बहुत अधिक ऊर्जा बाहर निकालने में असमर्थ था। यदि हम साथ मिलकर काम करें तो हम ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देर करेंगे तो हो सकता है कि वह पिछले 3 दिनों में नहीं बना पाए। सैम खड़ा हुआ और धीरे धीरे आकाश को छूकर अपना अवलोकन करना शुरू कर दिया। वह विशाल प्राणी की प्रत्येक कोशिका को देख पा रहा था, लेकिन प्रत्येक कोशिका कमजोर होने के कारण तीव्र अग्नि तत्व ऊर्जा से प्रभावित हो रही है। आधे अंग पहले ही आधे जल चुके हैं और ढहने को तैयार हैं।
जानवर का मूल भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि इससे उसकी खेती का स्तर कम हो रहा है। यदि आकाश का उच्च साधना स्तर न होता तो वह मर गया होता।